हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर ब्रेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरुवानी। आरबीएससी क्वेश्चन बैंक सीरीज में हम सॉल्व कर रहे थे सेक्शन डी, मेजर क्वेश्चंस का पार्ट है सेक्शन डी, राइट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। अगला 16 तक हमने पहले कर लिए थे। 17 क्वेश्चन देखो। द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आर सुपर इम्पोज ऑन नेट इंडक्टेंस। इंडक्टेंस वाला प्योर इंडक्टेंस या नेट इंडक्टेंस सर्किट है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। पहला इसमें पूछा है एक्सप्रेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट। एल वाले जो सर्किट होता है, ओनली एल, प्योर एल सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन आपको निकालने को बोला है। देन बोला राइट फेज डिफरेंस इन करंट एंड वोल्टेज। फेज डिफरेंस कितना होगा करंट एंड वोल्टेज का, वो अलग से लिखना है आपको। फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, फिर रिएक्टेंस निकालना है जिसको एक्सेल कहते हैं। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड रिएक्टेंस। रिएक्टेंस एक्सेल का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाना है। फिर रिप्रेजेंट द फेजर डायग्राम ऑफ करंट एंड वोल्टेज, और लास्ट में आपको फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्योर इंडक्टर वाला सर्किट है। प्योर इंडक्टर वाला सर्किट आप समझते हो। देखो इसमें कॉइल, प्योर कॉइल लगी हुई है, प्योर कॉइल है। अप्लाइड वोल्टेज हो गया, अप्लाइड वोल्टेज है, ये होता है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और L इसमें दे रखा है इसका इंडक्टेंस। L क्या है? इंडक्टेंस है, राइट। सो इंडक्टेंस L गिवन है। करंट पास हो रहा है, करंट पास होगा, करंट फ्लो होगा इसमें I। तो आई कैसे निकालते हैं करंट के लिए? देखो आप आई कैसे निकालेंगे। इंडक्टेंस में आपने पढ़ा है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल में पढ़ा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है कॉइल में, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी वैल्यू लिखी है हमने। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू होता है एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी, राइट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर क्या होगा? अप्लाइड वोल्टेज। ईएमएफ की जगह हम वोल्टेज यूज कर रहे हैं। V इक्वल्स टू क्या होगा? एल डी आई बाई डी टी, और V की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अप्लाइड वोल्टेज कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज है, ये पुट कर देते हैं, तो इक्वल्स टू हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, राइट। सो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से L को डिवाइड कर दें और dt को मल्टीप्लाई कर दें, तो हम यहाँ से di की वैल्यू निकालें यहाँ से। तो यहाँ से di की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? V नॉट बाय एल। फिर अपने पास फंक्शन क्या है? साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी लिख दिया हमने, ठीक है। फिर ये dt मल्टीप्लाई कर दिया, तो dt मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर आपका l डिवाइड हो गया, तो ये di की वैल्यू है, राइट। अब इस di की वैल्यू से हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है करंट। तो di की वैल्यू से आपको सबको पता है कि di से i कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से। सो I अगर आपको चाहिए, करंट की इक्वेशन चाहिए, करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, तो di का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देते हैं, तो v नॉट बाय एल कांस्टेंट है। और अब हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी। सो I इक्वल्स टू वी नॉट बाय एल तो लिखा हुआ था। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। सो इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख दिया, तो ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इस वैल्यू में आप देखो तो ओमेगा को तो बाहर ले लेते हैं, तो आई की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। सो जो कॉस ओमेगा टी का मल्टीपल होता है आगे ये वाला, इस मल्टीपल को मैं लिखूंगा आई नॉट, इस मल्टीपल को, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई नॉट। अब माइनस कॉस ओमेगा टी, बिकॉज वोल्टेज हमने अप्लाई किया साइन में, तो करंट को भी साइन में लिखना है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये करंट का एक्सप्रेशन मिलता है हमें। आप लिख सकते हो माइनस कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? साइन, ये लिख सकते हो बिकॉज माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। तो ये साइन थीटा माइनस पाई बाई टू लिखा है और ये माइनस कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। इसके हिसाब से हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। करंट का एक्सप्रेशन आ गया I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये करंट का इक्वेशन है। और आई नॉट की वैल्यू भी आप देखें यहाँ से कि आई नॉट की वैल्यू क्या है? आई नॉट की वैल्यू भी आप लिख सकते हो, आई नॉट की वैल्यू होगी वी नॉट अपॉन एल ओमेगा,
ये आई नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमने कर लिया, फाइंड द एक्सप्रेशन कर लिया। दूसरा इसमें बोला राइट फेज डिफरेंस इन करंट एंड वोल्टेज, तो फेज डिफरेंस आपको दिख रहा है, फर्स्ट तो चलो हमने निकाल दिया। सेकंड इसमें बोला है राइट फेज डिफरेंस करंट एंड वोल्टेज, तो फेज डिफरेंस कितना है देखो, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो फेज डिफरेंस आएगा यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, मीन्स करंट लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई टू, राइट। फिर ये बोला है फाइंड द रिएक्टेंस, मतलब रिएक्टेंस निकालना है। फिर बोला है ग्राफ बनाना है और फिर फेजर डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे ये सब करते हैं हम। देखो सेकंड में आपने बोला है व्हाट इज फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस जो आएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आएगा माइनस पाई बाई टू। आप ये भी लिख देंगे यहाँ पे करंट, करंट क्या होगा, लीड करेगा एंड लैग, करंट करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई टू, बाय पाई बाई टू। अब आप माइनस पाई बाई टू लिखोगे या लैग बिहाइंड लिखोगे, बात एक ही है। प्लस पाई बाई टू होता तो लीड लिखते, माइनस पाई बाई टू इसलिए लैग लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखो, फेज डिफरेंस के बाद थर्ड बोला है रिएक्टेंस निकालो। थर्ड पॉइंट आप लिखकर ऐसे लिखोगे रिएक्टेंस निकालना है। यहाँ पर इंडक्टर रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इसलिए एक्सेल लिखते हैं। तो आपके पास आई नॉट की वैल्यू आपने निकाली थी, आई नॉट की वैल्यू थी वी नॉट अपॉन एक्स एल, ये वी नॉट की वैल्यू थी, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, ये आई नॉट की वैल्यू निकाली थी हमने भी, पीक वैल्यू। और हमें क्या चाहिए, एक्सेल, एक्सेल चाहिए रिएक्टेंस, तो एक्सेल इक्वल्स टू होता है वी नॉट अपॉन आई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, वी नॉट हो गया, आई नॉट की वैल्यू पुट कर दो, आई नॉट की वैल्यू क्या है, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, तो एक्सेल की वैल्यू क्या आ गई, एल ओमेगा, एक्सेल आ गया एल ओमेगा। ठीक है, और एल ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एफ होता है, हम लिख सकते हैं एल इंटू टू पाई एफ, सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस, राइट। थर्ड, अब फोर्थ में आपको क्या बोला है, फोर्थ में बोला है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्सेल एंड फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी का एक्सेल के साथ ग्राफ बनाना है। तो एक्सेल का फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दिख रहा है आपको, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपको पता है ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गया ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेल। फिफ्थ बोला गया है इसमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, फेजर डायग्राम करंट एंड वोल्टेज का। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो फेजर डायग्राम के लिए हमने एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं। तो वोल्टेज इस तरह से आएगा, ये है वोल्टेज V जो है V नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। करंट क्या हो रहा है, करंट यहाँ पर लैग करता है कि लीड करता है, करंट लैग करता है, करंट पीछे होता है पाई बाई टू से। तो करंट का जो डायग्राम बनाओगे, करंट का जो फेजर बनाओगे वो इस तरह से आएगा। ये है करंट और ये है वोल्टेज, फेज डिफरेंस कितना लिखोगे, माइनस पाई बाई टू, ये फेजर डायग्राम है, राइट। तो ये इंडक्टेंस वाले सर्किट का फेजर डायग्राम है। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन है विद डायग्राम, कंस्ट्रक्शन। तो ट्रांसफार्मर को आपको एक्सप्लेन करना है, ट्रांसफार्मर क्या होता है बताना है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, इसका प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर भी लिखना है, और लास्ट में आपको बोला है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। लास्ट में आपको ट्रांसफार्मर के टाइप्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आपको पता है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच रेगुलेट ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज को फ्लक्चुएट करता है, रेगुलेट करता है, मतलब अप एंड डाउन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के लिए डेफिनेशन लिखें। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले। ट्रांसफॉर्मेशन इज डिवाइस, ट्रांसफार्मर इट इज अ डिवाइस which
रेगुलेट करने का मतलब कंट्रोल कर रहा है, विच रेगुलेट ऑल्टरनेटिंग, एसी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग लिख दो, विच रेगुलेट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। It is a device which regulate alternating voltage at constant frequency. At constant frequency. ठीक है, रेगुलेट का ट्रांसफार्मर आपको पता है दो टाइप का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना हो तो स्टेप अप यूज़ करो, वोल्टेज कम करना हो तो स्टेप डाउन यूज़ करोगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स में पढ़ेंगे अपन आगे, लास्ट पार्ट है इसका, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। So transformer is a device which regulate alternating voltage at constant frequency, right? तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर। वर्किंग प्रिंसिपल देखो इसका, इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल होती है, दोनों कॉइल्स के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप लिख सकते हो इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। सो मैं इसका डायग्राम आपको बताऊँ, ट्रांसफार्मर का डायग्राम कैसे बनेगा। ट्रांसफार्मर का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, इसमें आपकी फर्स्ट प्राइमरी कॉइल की वाउंडिंग, प्राइमरी कॉइल को वाउंड यहाँ किया हुआ है, ये है प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल की वाउंडिंग इस साइड कर देंगे, ये सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ मिलता है आउटपुट, यहाँ मिलेगा आपको आउटपुट, और यहाँ है इनपुट, V इनपुट, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो पार्ट, ये वाला, ये आयरन कोर है जिसके ऊपर कॉइल्स को लपेटा जाता है, आयरन कोर है, और ये लैमिनेटेड शीट्स हैं, लैमिनेटेड शीट्स आयरन कोर की है जिसके ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल डायग्राम आपको समझ में आ रहा है। ट्रांसफार्मर हैज बेसिक 2 सेक्शंस, एक्सप्लेन दिस कंस्ट्रक्शन में आपको ये लिखना है। शेल, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ कॉपर, ये जो दोनों कॉइल है कॉपर की है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इनफाइनाइट बिकॉज इलेक्ट्रिक सर्किट बिटवीन 2 इज ओपन। सो यहाँ पे तो ओपन, यहाँ पे बोला रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के बीच में कुछ नहीं है, मीडियम है, एयर है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, करंट पास नहीं होगा। सेकेंड देखो, नेक्स्ट है कोर, बोथ कॉपर कॉइल्स आर टाइटली वाउंड ओवर अ बल्क मेटल पीस ऑफ हाई मैग्नेटिक परमिटिविटी, सॉफ्ट आयरन। दोनों जो लैमिनेटेड शीट्स है आयरन की बनी हुई है, सॉफ्ट आयरन की, दोनों कॉइल्स को इसी पर लपेटा जाता है, इसको कहते हैं कोर। बोथ कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड टू कोर बट कोर पार्ट मैग्नेटिकली कपल्ड टू द बोथ द कॉइल्स, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है। देन वर्क देखो, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, क्या है वर्किंग इसकी। इट रेगुलेट्स एसी वोल्टेज एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सप्लाई। बिना फ्रीक्वेंसी में चेंज क्या करता है, इट रेगुलेट्स एसी वोल्टेज। जैसा मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में लिखा था, अपने डेफिनेशन क्या होती है, वही इसकी वर्किंग है। इट रेगुलेट्स एसी वोल्टेज एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सप्लाई। द ऑल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इटसेल्फ, वोल्टेज के साथ साथ करंट भी चेंज होता है, ठीक है। स्पेशल पॉइंट ध्यान रखो ट्रांसफार्मर के, इट कैन नॉट वर्क विद डीसी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क ऑन एसी, वर्क फॉर एसी, डीसी के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा वो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स आता है, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स हमेशा एसी में होता है, डीसी में तो कोई चेंज आता ही नहीं है, तो फ्लक्स में चेंज होता ही नहीं है। इफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू प्राइमरी then output is across secondary is always 0, so no working of transformer. If a battery is connected, DC के लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि बैटरी अगर कनेक्ट कर दोगे प्राइमरी में तो सेकेंडरी कॉइल में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली ये ट्रांसफार्मर किसके लिए वर्क करता है, ओनली फॉर एसी, कैन नॉट वर्क विद डीसी, ध्यान रखना। फिर सेकेंड, इट कैन नॉट कॉल्ड एम्पलीफायर,
ट्रांसफार्मर है, एम्पलीफायर नहीं है, ठीक है। एज इट हैज़ नो पावर गेन लाइक ट्रांजिस्टर, इट कैन नॉट कॉल्ड एम्पलीफायर बिकॉज ये पावर गेन नहीं करता है। वोल्टेज जरूर इंक्रीज कर सकता है, मगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल पावर जो है ट्रांसफार्मर में, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कांस्टेंट रहती है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट कॉल्ड एम्पलीफायर। क्लियर? सो ट्रांसफार्मर के लिए हमने पढ़ा ये वाला। अब देखो आगे ट्रांसफार्मर के बाद नेक्स्ट क्या पूछा था, कंस्ट्रक्शन हो गया, शुरू से आ जाए। देखो इसमें क्या पूछा था, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, लिख दिया डेफिनेशन, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन लिख दिया, पिक्चर डायग्राम बनाना था, डायग्राम बना दिया, एक्सप्लेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसका म्यूचुअल इंडक्शन है, पता है आपको, इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अब वर्किंग इसकी बात करनी है आपको ट्रांसफार्मर की, लास्ट में आपको इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसकी वर्किंग हम बात करें तो प्राइमरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं NP, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे NS। ये ध्यान रखना, NS और NP, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब आप देखो वर्किंग में क्या लिखना है इसका, ट्रांसफार्मर की वर्किंग की बात कर रहे हैं हम। व्हाट इज वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या लिखोगे, या उसके लिए क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूले हैं वो देख लो। वर्किंग आप देखोगे कि जो EMF होता है, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आपने पढ़ी है, EMF इक्वल्स टू होता है -d∅/dt, -d∅/dt होता है, ठीक है। और अगर टर्न्स दे रखे हों तो EMF की वैल्यू आ जाएगी -N∅/dt, ठीक है। तो फ्लक्स में चेंज तो जो हो रहा है वो है ही सी, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स तो कांस्टेंट है। EMF जो होता है, EMF कह दो या वोल्टेज कह दो, EMF और वोल्टेज भी कह सकते हैं, EMF और वोल्टेज। EMF और वोल्टेज E और V इज इक्वल्स टू -N∅/dt। सो यहाँ से हमें एक रिलेशन दिखना है कि EMF हो या चाहे वोल्टेज हो, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब इनपुट वोल्टेज आपका प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आपका सेकेंडरी वोल्टेज है, Vs इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज के नंबर ऑफ टर्न्स NP है और आउटपुट वोल्टेज के नंबर ऑफ टर्न्स NS है। तो ये हमें मिलेगा। अगर आपको सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, आपको Vs की वैल्यू चाहिए, तो Vs/Vp कर लेते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा, NS/NP। इनवर्स भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। आपको ये लिखना पड़ेगा, व्हाट इज Vs, व्हाट इज Vp, व्हाट इज NS एंड व्हाट इज NP। Vs आउटपुट वोल्टेज, Vs होगा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। Vp क्या है, इनपुट वोल्टेज, Vp इज इनपुट वोल्टेज। NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रिलेशन Vs/Vp, NS/NP। अब वर्किंग में इसके अलावा आपको करंट के लिए भी बात करनी है। करंट कि बिकॉज V और I, पावर जो होती है वो पावर गेन नहीं हो रहा है, पावर कांस्टेंट है, पावर इक्वल्स टू होता है V/I। सो पावर V/I होता है तो VS/IS होगा इक्वल्स टू VP/IP होगा, ठीक है। पावर कांस्टेंट है, ये VS/IS सेकेंडरी पावर, सेकेंडरी कॉइल की पावर, VP/IP प्राइमरी कॉइल की पावर। पावर तो कांस्टेंट होगी क्योंकि पावर गेन तो होता नहीं है इसमें। सो अगर ये पावर गेन नहीं हो रहा तो ये पावर इक्वल रहेगी। तो मुझे बताओ Vs/Vp का रेशियो हमने लिखा, तो यहाँ से Vs/Vp लिखूँ मैं, अगर Vs ये रहा, Vp डिवाइड कर दिया मैंने Vs में, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा Ip/Is, ठीक है। तो Vs/Vp की वैल्यू है NS/NP, Vs/Vp की जगह Ip/Is भी लिख सकते हैं, और Vs/Vp फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से Vs/Vp की वैल्यू क्या है, NS/NP, ये यहाँ पुट कर देते हैं NS/NP, ठीक है। तो वोल्टेज का करंट का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ रिलेशन मिल गया ये वाला। तो आपको सेकेंडरी कॉइल का करंट भी निकालना हो IS तो भी यहाँ से निकाल सकते हो, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज निकालना हो VS तो भी यहाँ निकाल सकते हो,
ठीक है। और आपको पता लग गया कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I है और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। अगर नंबर ऑफ वोल्टेज, अगर वो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं, वोल्टेज बढ़ता है, तो करंट डेफिनेटली घट जाएगा, कम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम होगा। दिख रहा है आपको इन्वर्स रिलेशन है, VS है या IS है, ठीक है। ये VP और IP इन्वर्स रिलेशन है। नंबर वो अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट डिक्रीज हो जाएगा और वोल्टेज कम करते हो तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग में पहला पार्ट वोल्टेज का, दूसरा पार्ट ये, और थर्ड आपको लिखना है वर्किंग में ही एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ये भी वर्किंग में ही आपको लिखना है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, शॉर्ट में लिख दिया ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी को ऐसे लिखोगे, ये आएगा, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं आपको पता है हमेशा, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इसको कहते हैं एफिशिएंसी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इसके रेशियो को बोलते हैं एफिशिएंसी। अगर पूछे एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी मीन्स द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सो नीटा इक्वल्स टू, आउटपुट पावर क्या होगा, VS IS इज आउटपुट पावर, और इनपुट पावर क्या होगी, इनपुट पावर होगी VP IP, ठीक है। इतना आपको वर्किंग में लिखना है। और अगर एफिशिएंसी को परसेंटेज में भी लिखें तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, यह आएगा VS IS VP IP इंटू 100%, ठीक है। ये एफिशिएंसी हो गई। तो ये है वर्किंग का पार्ट। वर्किंग में वोल्टेज का रेशियो लिखना है, करंट का लिखना है और पावर के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर की वर्किंग है। अब आगे देखो, लास्ट में पूछा था ट्रांसफार्मर के टाइप्स बताने हैं आपको। तो टाइप्स में आप देखो, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर शॉर्ट में SUT लिख सकते हो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है, सो NS इज ग्रेटर देन NP होगा, ठीक है। तो SUT देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज लो करंट। सो पहला ट्रांसफार्मर लिखोगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप लिखोगे NS इज ग्रेटर देन NP, और ये क्या करता है, कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज लो करंट। दूसरा ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन SDT, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज, लो करंट इनटू हाई करंट, ठीक है। देयर आर दो, आप देख रहे हो, दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। नेक्स्ट देखो, अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, AC का ही पार्ट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वालिटी फैक्टर एंड द एवरेज पावर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है इसमें। देखो, क्वालिटी फैक्टर को आपने लिखा है Q। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, आपने पढ़ा है रेजोनेंस कर्व में, रेजोनेंस LCR सीरीज सर्किट में आपने पढ़ा है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के लिए मैं लिखना चाहूँगा, देखो क्या करेगा ये क्वालिटी फैक्टर, इट मेजर्स। क्वालिटी फैक्टर को Q से लिखते हैं, हम Q से लिखेंगे, इट मेजर्स sharpness, it measures sharpness of resonance curve, it measures sharpness of resonance curve, रेजोनेंस कर्व के शार्पनेस को मेजर करता है, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड, and it is defined as the ratio of, and it is defined as the ratio of क्वालिटी फैक्टर दो फ्रीक्वेंसीज के रेशियो को इक्वल होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बैंडविड्थ, एक तो आता आपने पढ़ा था बैंडविड्थ, एक पढ़ा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ, टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ, इनके रेशियो को कहते हैं हम क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, देखो Q इक्वल्स टू क्या लिखा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, बैंडविड्थ था 2 डेल्टा ओमेगा, राइट। सो 2 डेल्टा बैंडविड्थ की वैल्यू हमने लिखी थी, ओमेगा नॉट तो यही थी, बैंडविड्थ की वैल्यू क्या थी, R/L, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया क्वालिटी फैक्टर का, एक तो ये लिख दो आप। दूसरा आप लिख सकते हो Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करो तो आता है √LC, और बैंडविड्थ की वैल्यू पुट करो तो था
आर अपॉन एल से एल काट दो तो आप लिखोगे 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। ये भी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, दूसरा Q इक्वल्स टू, जैसा आपने पढ़ा यहाँ पर Q इक्वल्स टू, ये लिखा ओमेगा नॉट एल। ओमेगा नॉट एल का मतलब होगा एक्सएल अपॉन आर। और अगर मैं इसमें आई मल्टीप्लाई कर दूँ, आई से डिवाइड भी कर दूँ, तो आई एक्सएल हो जाता है VL और ये आता है VR। तो क्वालिटी फैक्टर VL और VR का रेशियो भी होता है, और VL VC तो इक्वल होते हैं, तो VC और VR का रेशियो भी होता है। ठीक है, तो वैसे क्वालिटी फैक्टर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आपसे पूछा है तो आपको सब ने ये लिखना है सब, राइट। नेक्स्ट देखो, सेकंड बोल रहा है एवरेज पावर ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज पावर क्या है वो हम निकालते हैं। एवरेज पावर, अब एवरेज पावर के लिए एक तरह से आपको डेरिवेशन दे रखा है, तो डेरिवेशन करते हैं एवरेज पावर का। तो एवरेज पावर लिखने से पहले सबसे पहले इंस्टेंट पावर लिखोगे, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स टू V इंटू आई होता है। ठीक है, अब इसमें सर्किट डायग्राम बना दोगे आप कि आपके पास एक AC सर्किट है, कंपोनेंट तो आपने जो भी लगाया है, अलग अलग सर्किट्स होते हैं, कोई भी सर्किट ले सकते हैं हम। वोल्टेज जो लगाते हैं वो है V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पर R हो सकता है, L हो सकता है, C हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो भी हो। करंट जो फ्लो होगा उसको मैं लिखता हूँ I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये फेज डिफरेंस है। तो ये वोल्टेज है, करंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इंस्टेंट पावर की वैल्यू मिल जाती है मुझे। V और I, V की वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू है I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इंस्टेंट पावर के लिए हमें एवरेज पावर निकालनी, तो इंस्टेंट पावर निकालनी पड़ेगी पहले। तो मैंने लिख दिया V0 I0, ये मल्टीप्लाई ये और ये आगे लिख दिया। फिर ये लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी, ये भी लिख दिया। और ये लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब साइन A प्लस B। तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ये फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया साइन A प्लस B के फॉर्मूले से। अब ये जो आगे की वैल्यू है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर का फॉर्मूला देखना ध्यान से। इंस्टेंट पावर का फॉर्मूला मिलेगा V0 I0 साइन ओमेगा टी था, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। फिर ये कॉस फाई है तो कॉस फाई लिख दिया। ठीक है, देन ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस V0 I0 साइन ओमेगा टी, फिर ये लिखा हुआ है कॉस ओमेगा टी, राइट। फिर ये लिखा हुआ है साइन फाई। ये कौन सी पावर है? ये है इंस्टेंटेनियस पावर। अब हमें कौन सी पावर पूछी? हमें पूछी है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज पावर P एवरेज निकालना है। एवरेज पावर के लिए क्या करेंगे? जो P इंस्टेंट पावर है, इस P का क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन किया और नीचे dt का इंटीग्रेशन किया, और लिमिट्स क्या लगानी है? 0 से t, ये लिमिट्स लगा दी 0 से t। ठीक है, इस पूरी पावर को यहाँ लिखकर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और नीचे t का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट आपकी t है। तो सबसे पहले dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट लगा के मैं t लिख सकता हूँ सीधा। ये वाली वैल्यू देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन का ये वाला पार्ट देखें, आगे वाला पार्ट है V0 I0 कॉस फाई, ये तो मैंने आगे ले लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा मुझे? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख दिया, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। प्लस अगले वाले में क्या कांस्टेंट है? नेक्स्ट पार्ट इसका प्लस करके देखो, ये नेक्स्ट पार्ट है V0 I0 साइन फाई, ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट नहीं करना है तो उसको मैं बाहर लेता हूँ। बाहर लिखता हूँ V0 I0 साइन फाई। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन आएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt लिख दिया इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन आप
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन या तो कर सकते हो या उसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 0 टू टी लिमिट्स के लिए, 0 टू टी लिमिट्स के लिए। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी, यहाँ लिखा हुआ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा 0 से t के लिए, लिख सकते हैं t/2। साइड में आप लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू t फॉर लिमिट्स 0 टू t इक्वल्स टू t/2। मैं लिख देता हूँ साइड में, प्लस वी नॉट आई नॉट साइन फाई और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है विदाउट स्क्वायर, जिसमें स्क्वायर नहीं होता उसका इंटीग्रेशन आता है 0। ये लिखा हुआ वी नॉट आई नॉट साइन फाई इंटू 0। तो नेक्स्ट पार्ट तो उसका 0 हो गया। प्लस देख लो आप, ये प्लस है, प्लस के पहले वाला पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया, बट राइट जो प्लस के बाद वाला पार्ट था उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0। क्यों आया इंटीग्रेशन 0 है, लिख सकते हो। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में लिमिट्स होनी चाहिए 0 से t। आप लिख दोगे क्या आंसर आएगा t/2। ठीक है, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी हो कॉस ओमेगा टी हो, साइन ओमेगा टी हो कॉस ओमेगा टी हो, अलग अलग भी हो, दोनों मल्टीप्लाई में भी हो, इनका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इट्स ऑलवेज 0। ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ठीक है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। राइट, अब देखो आगे यहाँ पे क्या मिला हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला देखना क्या मिलेगा। एवरेज पावर का फॉर्मूला, अब ये टी से टी कैंसिल हो गया, ये बचा 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो वी नॉट 2 था ना, एक लिख दिया √2 यहाँ पे, एक लिख दिया √2 यहाँ पर, और ये आ गया cos फाई। ठीक है, तो वी नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 क्या होगा, ये आ जाएगा VRMS IRMS cos फाई। ये है एवरेज पावर का वैल्यू, एवरेज पावर का एक्सप्रेशन। VRMS IRMS cos फाई इज द एवरेज पावर इन AC सर्किट। जहाँ पे cos फाई को जरूर लिख सकते हो। व्हाट इज cos फाई, cos फाई इक्वल्स टू होगा R/Z इज कॉल्ड पावर फैक्टर। व्हाट इज cos फाई, cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। राइट, तो AC सर्किट की पावर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका न्यूमेरिकल भी आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में पावर का। नेक्स्ट देखो, फिर AC का क्वेश्चन है, द ऑल्टरनेट 20 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का। सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है, AC का ही था। द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आर सुपर इम्पोज ऑन LR सर्किट, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट एंड सर्किट इम्पिडेंस, नॉन इम्पिडेंस सर्किट जो भी होगा, सर्किट इम्पिडेंस कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट सर्किट इम्पिडेंस, कैलकुलेट सर्किट इम्पिडेंस। ठीक है, ये भी आपको निकालना है। सो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आर सुपर इम्पोज, मतलब अप्लाई कर रहे हैं किस पर, LR सर्किट पर। तो LR सर्किट पर अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लो। करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। LR सर्किट मतलब आप समझ गए, एक तो होगा R रेजिस्टेंस, एक होगी कॉइल, ये LR सर्किट, और ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये अप्लाइड वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है R, ये इंडक्टेंस है L, और ये वोल्टेज है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट पास हो रहा है I, इस I का एक्सप्रेशन हमें लाना है। ठीक है, तो इस I का एक्सप्रेशन हम कैसे लाएंगे, हम इस I का एक्सप्रेशन लाएंगे फेजर डायग्राम से। I का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा फेजर डायग्राम से। राइट, तो फेजर डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें फेजर डायग्राम बनाए। सबसे पहला हम इसमें फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि फेजर डायग्राम से ही करंट की इक्वेशन निकालेंगे हम। ठीक है, तो फेजर डायग्राम देखो, ये फेजर डायग्राम बनाया। अप्लाइड वोल्टेज कहाँ होता है, अप्लाइड वोल्टेज होगा आपका इस जगह पर, ये रहा, नहीं अप्लाइड वोल्टेज नहीं, इसमें सबसे पहले हम करंट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका करंट I करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो I को सबसे पहले यहाँ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि I दोनों में कॉमन है। जो सब में कॉमन होता है उसको सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, I, तो I को ड्रॉ कर दिया। अब I के साथ जो वोल्टेज होता है R का, तो R का वोल्टेज तो होता है VR, R का वोल्टेज क्या होगा, VR होगा। तो
तो वी आर भी आई के साथ आएगा, तो वी आर आई के साथ रहता है, तो वी आर यहाँ पे ड्रॉ होगा वी आर। ठीक है, ये करंट था सबसे पहले आई, फिर आ गया वी आर। अब आपको पता है जो वी एल होगा, वी एल कहाँ पे ड्रॉ होगा, वी एल की जो वैल्यू आएगी ये कहाँ आएगी, वी एल की वैल्यू इस पे होता है वी एल। और वी एल आपको पता है एल में करंट क्या होता है, एल में करंट लैग करता है, एल में करंट पीछे रहता है, इसका मतलब वोल्टेज करंट से आगे रहेगा। तो ये आ गया वी एल। ठीक है, तो वी एल ड्रॉ कर लिया, वी आर ड्रॉ कर लिया, आई ड्रॉ कर लिया। अब नेट वोल्टेज जो हम कह रहे हैं ये वी जो होता है नेट वोल्टेज, ये हम ड्रॉ करें इसमें। तो वी की वैल्यू देखोगे ना, वी एल और वी आर, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज ये रहा, तो वी आर यहाँ पे ड्रॉप हुआ, वी एल यहाँ पे ड्रॉ हुआ, तो वी की वैल्यू क्या आती है वी। फेजर डायग्राम बना रहे हैं, सेकंड देखो नेट वोल्टेज हम लिख रहे हैं, तो नेट वोल्टेज आप लिखोगे, नेट वोल्टेज आएगा V इक्वल्स टू होता है वी आर प्लस वी एल, वी आर प्लस वी एल। अब आपको पता है वी आर वी एल में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री पर अगर दो वेक्टर्स ऐड करेंगे तो कैसा आएगा, V इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये आ गया नेट वोल्टेज। ठीक है, तो नेट वोल्टेज क्या आएगा, वी एल और वी आर का नेट वोल्टेज है, तो नेट वोल्टेज में बना देता हूँ, देखो नेट वोल्टेज यहाँ पर आएगा, ये नेट वोल्टेज है। ठीक है, वी ये नेट वोल्टेज हो गया, और वी एल जो है आपका वी एल, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ पैरेलली, वी एल को पैरेलली ड्रॉ कर दिया, ये रहा वी एल। ठीक, अब नेट वोल्टेज की वैल्यू ये रही, नेट वोल्टेज का फेजर डायग्राम ये रहा। अब इस डायग्राम से आपको देखने को मिलेगा कि नेट वोल्टेज और आई के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है फाई, ये फेज डिफरेंस फाई है, और इस फाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो थर्ड हम इसी फेज डायग्राम से फेज डिफरेंस निकालेंगे, इसी फेजर डायग्राम से फेज डिफरेंस निकालते हैं ताकि आप करंट की इक्वेशन लिख सको। तो फेजर डायग्राम से फेज डिफरेंस निकालें, तो फेज डिफरेंस के लिए आएगा tan फाई, tan फाई इक्वल्स टू क्या होगा, वी एल अपॉन वी आर, या फिर लिख सकते हो एक्सएल अपॉन आर, ये है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो नेट वोल्टेज मिल गया, फेज डिफरेंस मिल गया, और फोर्थ पॉइंट में आप नेट इम्पीडेंस लिख सकते हो, इम्पीडेंस लिख सकते हैं, इम्पीडेंस वो भी पूछा ही है इसमें, आपको इम्पीडेंस निकालने को बोला है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं। तो इम्पीडेंस आप देखो कैसे निकालोगे, फोर्थ पॉइंट इम्पीडेंस का था, इम्पीडेंस निकालना, इम्पीडेंस लिखते हैं Z से, इम्पीडेंस Z। तो हमें पता था एज वी नो V इक्वल्स टू होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर करें, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। वी आर की जगह लिखूंगा मैं आई आर, वी एल की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई एक्सएल। ठीक है, और V की जगह लिखूंगा मैं आई, V की जगह क्या आएगा, आई जेड स्क्वायर। तो आई से आई कैंसिल कर दो थ्रू आउट, अब z की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये इम्पीडेंस की वैल्यू है। ठीक है, अब इम्पीडेंस भी आ गया, इम्पीडेंस आ गया, फेजर डायग्राम बना दिया। हमें क्या पूछा था, देखो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, अब एक्सप्रेशन लिखना है, उसके लिए देखो z तो आ ही गया। अब एक्सप्रेशन कैसे आएगा वो देखो, सबसे पहले आप आई नॉट निकालोगे, आई नॉट आएगा वी नॉट बाय जेड से, फिर आप फाई लिख लोगे, जो फेज डिफरेंस आपने निकाला फाई इक्वल्स टू क्या था, फाई इक्वल्स टू निकाल लोगे tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर से। ठीक है, अब करंट की इक्वेशन लिखोगे, तो इक्वेशन ऑफ करंट आएगी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये करंट की इक्वेशन होती है। आई इक्वल्स टू साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, फाई की वैल्यू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन एक्सएल अपॉन आर, और आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट अपॉन जेड। ये पूरा प्रोसीजर था इसका, ये जो पूरा प्रोसीजर था आरएल सर्किट के लिए, इस तरह से इसको निकालते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लिख दिया, इम्पीडेंस भी हमने लिख दिया फोर्थ पॉइंट में। तो इम्पीडेंस पूछा था और एक्सप्रेशन पूछा था, और ये पॉइंट्स हमने एक्स्ट्रा किए जो आपसे पूछा था। एक तो फोर्थ इम्पीडेंस जो हमने आगे लिखा ये रहा, और जो फर्स्ट आंसर था, फर्स्ट जो पूछा था करंट की इक्वेशन, वो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में। ये एक्सप्रेशन था करंट का, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई।
ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का, मेजर क्वेश्चन का सेक्शन डी। अब एक और पार्ट है मेजर क्वेश्चन का सेक्शन ई, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। टिल देन गुड बाय, आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। होप आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।